जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी की 12वीं क्लास वाली जो मॉडर्न हिस्ट्री वाली अपनी सीरीज चल रही थी, उसका ये पार्ट नंबर 7 है, जो बिपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी है ना वो। तो हम मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य में क्या था कि यहाँ से मराठा शक्ति और उत्थान और पतन। अब जो मुग़ल थे, मुग़ल के सामने जो मराठा शक्ति थी वो एक मतलब सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी जो है उभर कर सामने आया। मराठा एक समय पे बहुत शक्तिशाली हो गए थे और मतलब मुग़लों को सीधी सीधी टक्कर देना, या ना सिर्फ टक्कर देना बल्कि उन्हें हराने की हिम्मत भी, और उन्होंने हराया भी उन्हें। तो एक साहू जी थे, ये मैं मतलब पुराना जो हमने छठे लेक्चर में करा है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि 7वें लेक्चर में मराठा के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं तो एक मतलब नींव टाइप की आपको समझ में आता रहे। तो एक साहू जी थे, साहू जी जो है वो मुग़लों के पहले मतलब जेल में बंद थे, उन्होंने फिर छोड़ दिया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्हें छोड़ा गया। उधर से मराठा के साइड से जो है ताराबाई जी थी, वो उधर उनकी मतलब लीडर बने के मतलब वहाँ रूल कर रही थी। तो साहू जी आए, साहू जी ने कहा कि नहीं मैं राजा हूँ, और उधर ताराबाई जो है वो कहने लगी कि नहीं तुम राजा नहीं हो, मैं हूँ। इस तरीके से मैं राजा करके मराठा के आपस में ही जो युद्ध चलने लगे। अंत में क्या हुआ, साहू और उनका एक पेशवा था, उनका नाम था कहाँ गया उनका नाम, ये बालाजी विश्वनाथ, ये रहा यहाँ बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो इनका ये एक जो है मतलब इन्हीं के यहाँ पे पेशवा था। तो साहू और ये इनके पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मिलकर मतलब सभी लोगों को हराया जो इनके खिलाफ थे। उनमें काफ़ी लोगों से दोस्ती कर ली, अपने साथ मिला लिया काफ़ी, फिर उनके साथ मिलकर इन्होंने काफ़ियों को हराया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इनका पेशवा था विश्वनाथ जी, इन्होंने अपने हाथ में ही सारी शक्ति का केंद्रीकरण कर लिया, और उस मतलब एक तरह से कह लो कि उस समय मराठा साम्राज्य अपने पीक पर था, ठीक है। उसके बाद में जो है इनके बालाजी विश्वनाथ जो है 1720 में उनकी मृत्यु हो गई, और उनका जो 20 वर्ष का बेटा था बाजीराव प्रथम, वो फिर गद्दी पर बैठे। उसके बाद में वही सब चीज़ें जो होती हैं कि भाई मैं राजा की मृत्यु के बाद में अब कौन राजा बनेगा, और इस टाइप की चीज़ें चाहता भतीजों वाली, और सभी लोग गृह युद्ध टाइप का छिड़ गया, और जब एकता टूटती है तभी साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो इसने जो साहू और बालाजी विश्वनाथ थे, तो इन्होंने काफ़ी लोगों को शक्तिशाली बना दिया था, और इनके फिर अपने पेशवा होने लगे, सामंत वगैरह ये सब चीज़ें। फिर वो अपने महत्वाकांक्षी हो गए कि उनके मरने के बाद में कि नहीं हमारे हाथ में शक्ति आ जाए, हमारे हाथ में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य का भी फिर पतन होने लग गया, ठीक। अंत में क्या हुआ, अच्छा ये जो थे बाजीराव जो प्रथम आए थे पेशवा, इन्होंने मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों में प्रमुखता प्राप्त करी थी, ठीक है। तो मतलब ये बाजीराव के समय की बात है, बाजीराव प्रथम की। तो इससे आगे देखते हैं, चलिए। अब शुरू हुआ है वास्तव में 7वां लेक्चर, इससे पहले का छठे लेक्चर का छोटा सा रिवीजन टाइप का करवाया, ठीक है। तो आगे देखो, जीवन भर बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। निजाम उल मुल्क, ठीक है, दक्कन में निजाम उल मुल्क ने भी पेशवा की सत्ता को कमजोर करने के लिए कोल्हापुर के राजा, मराठा सरदारों और मुगल अधिकारियों से मिलकर लगातार साजिशें की। मतलब दोनों ही एक दूसरे के उनको कमज़ोर करने में तुले हुए थे, ठीक है। 2 बार दोनों लड़ाई में के मैदान में मिले, और दोनों बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी, और उसे दक्कन प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब दो बार ये लोग मैदान में मिले थे, और दोनों बार जो है बाजीराव की विजय हुई एक तरह से। तो बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया। तो इस चीज़ को याद रखना कि जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ जो है किसने एक अभियान शुरू करा था, बाजीराव ने, और 1733 में, ठीक है। और अंत तो गतवा उन्हें मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया गया। उन्होंने मतलब कहने का कि बाजीराव ने वहाँ पर भी कब्जा कर लिया। फिर साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ किया। अंत में सिलसिट और बस्सीन पर कब्जा कर लिया। लो पुर्तगालियों को हरा के वहाँ पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। जो पश्चिमी तट था वहाँ पर पुर्तगालियों को कब्जा बना रहा। आगे देखो, बाजीराव अप्रैल 1740 में मर गया। 20 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य का चरित्र बदल दिया। उसने महाराष्ट्र राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदल दिया, मतलब बहुत शक्तिशाली हो गया था, बहुत ज़्यादा।
जो ये बालाजी विश्वनाथ था और फिर इसके बाद में ये बाजीराव आए, इनके समय पे तो मराठा काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, जिसका प्रसार उत्तर में भी होने लगा, मगर वह साम्राज्य के सुदृढ़ आधार नहीं बना सका। क्या हुआ कि कितने शक्तिशाली हो गया हो लेकिन सुदृढ़ आधार नहीं बना सका था, वो भी नए इलाकों को जीत पर उन पर कब्जा जमाया गया, मगर उनके प्रशासन की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। ठीक, सफल सरदारों की मुख्य दिलचस्पी राजस्व वसूलने में ही थी, ना कि उन वहाँ एक मतलब कुशल मैनेजमेंट टाइप का जो होता है वो नहीं था, नए इलाके जीत लिए बस उनसे भी वसूली करते रहो, इस टाइप का कुछ। तो बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहेब के नाम से जाना जाता था, वो पेशवा बन गया फिर। तो पेशवा नाना साहब के नाम से कौन, बाजीराव का 18 साल का बेटा था बालाजी बाजीराव। ठीक है, अब वो पेशवा बना। 1740 में जब ये बालाजी जो बाजीराव जी जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1740 से 1761 तक वो पेशवा रहा, बाजीराव का बेटा 18 साल का। ये नाना साहेब के नाम से जो जाना जाता था, वह अपने पिता की तरह ही काबिल था, यद्यपि वह कम उद्यमी था। राजा साहू 1849 में मर गया था। उसने अपनी वसीयत के जरिए सारा राजकाज पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। पेशवा का ओहदा तब तक वंशगत बन गया था और पेशवा ही राज्य का असली शासक हो गया था। अब वह प्रशासन का अधिकृत प्रधान हो गया। जब वसीयत में ही लिख दिया कि भाई पेशवा के हाथ में छोड़ दिया, तो पेशवा ही राजा बन गया। अब इसकी वसीयत के बाद में जो प्रशासन था उसका अधिकृत प्रधान भी हो गया, पूरा प्रधान। ठीक है, इस तथ्य के प्रतीक के रूप में वह अपनी सरकार को अपने मुख्यालय पुणे ले गया। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया और साम्राज्य को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाया। जो बालाजी बाजीराव थे उसने अपने पिता का अनुसरण किया और साम्राज्य को बढ़ाया। भाई उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मराठों ने सारे भारत को रौंद दिया। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पर मराठों का अधिकार मजबूत हो गया। जो मालवा हुआ, गुजरात साइड में भी, बुंदेलखंड, हर जगह मतलब मराठा बहुत बहुत शक्तिशाली हो गए थे उस समय पे। बंगाल पर बार बार हमला हुआ और 1751 में बंगाल के नवाब को मजबूर होकर उड़ीसा मराठा को देना पड़ा। बंगाल पे भी कई बार हमला कर दिया भैया, उड़ीसा ले लिया बंगाल से। ठीक, दक्षिण में मैसूर राज्य और अन्य छोटे रजवाड़ों को नजराना देने के लिए विवश होना पड़ा, वो भी मराठाओं को ये नजराना देते थे। निजाम हैदराबाद को 1760 में उदयगिर में हरा दिया गया और उसे 62 लाख रुपयों के वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठा को सौंप देना पड़ा। लो भाई, वो भी मतलब मराठाओं ने सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया, तो बहुत शक्तिशाली हो गए थे मराठा उधर। उत्तर में जल्द ही मराठे मुगल सत्ता की असल ताकत बन गए। गंगा के दोआब और राजपूताने से होकर वे दिल्ली पहुंचे, जहां 1752 में उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनने में मदद की। नया वजीर जल्द ही उसके हाथों की कठपुतली बन गया। उनके हाथों की मतलब जो मराठा थे उनके हाथों की कठपुतली बन गया इमाद उल मुल्क। दिल्ली में से वे पंजाब की ओर मुड़े और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को निकाल बाहर कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। लो भैया ये तो जहाँ जा रहे थे वहीं तबाही मचा रहे थे। ठीक है, मराठा तो भाई दिल्ली से फिर वो पंजाब की तरफ मुड़े, वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली को हटा दिया, उस पर अधिकार कर लिया। इससे उनका टकराव अफगानिस्तान के बहादुर योद्धा राजा के साथ हुआ, जो फिर एक बार मराठों से बदला लेने के लिए भारत पर चढ़ आया। अब उत्तर भारत पर अधिकार के लिए एक बड़ा टकराव शुरू हो गया था। तो अफगानी राजा जो थे मतलब बहादुर योद्धा राजा, उसने फिर से मराठा से बदला लेने के लिए दोबारा से भारत में चढ़ाई कर दी, उसने मतलब युद्ध कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने रोहेलखंड के नजीब उद्दौला और अवध के शुजा उद्दौला से तुरंत गठजोड़ कर लिया था। वे दोनों मराठा सरदारों के हाथों हार गए थे। आगामी संघर्ष की बड़ी अहमियत को देखकर पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज उत्तर की ओर भेजी। उसका बेटा तो केवल नाम का ही सेनापति था, वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। इस फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखानों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व इब्राहिम खान गार्दी कर रहा था। मतलब मराठों ने जब उत्तरी शक्तियों में सहायक ढूंढने की कोशिश की, मगर उनके पहले के व्यवहार और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उन सब शक्तियों को नाराज कर दिया था। उन्होंने राजपूताना के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था और उन पर भारी जुर्माने तथा नजराने लगाए थे। उन्होंने अवध पर बड़े क्षेत्रीय और मौद्रिक दावे किए थे। पंजाब में उनकी कार्रवाइयों ने सिख प्रधानों को नाराज कर दिया था। जिन जाट सरदारों पर भारी जुर्माने लगाए थे उन पर विश्वास नहीं करते थे।
इसलिए उन्हें अपने दुश्मनों से इमाद उल मुल्क के कमज़ोर समर्थन के अलावा अकेले लड़ना पड़ा। यही नहीं, बड़े मराठा सेनापति लगातार आपस में ही झगड़ते रहे। देखो, ये एक बहुत कॉमन सी बात रही कि वो आपस में जो झगड़ना था वो हर साम्राज्य के पतन का कारण यहाँ रहा। ठीक है। दोनों फौजों का पानीपत में 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ। मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। अफगान घुड़सवारों ने भागने वालों का पीछा किया। उन्हें पानीपत क्षेत्र के जाटों, अहीरों और गुर्जरों ने भी लूटा खसोटा। पेशवा, जो अपने चचेरे भाई की मदद के लिए उत्तर की ओर बढ़ रहा था, इस दुखद खबर को सुनकर हक्का बक्का हो गया। वह पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था। उसका अंत समय जल्द ही आ गया। वह जून 1761 को मारा गया। तो पानीपत का जो ये युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, ये मराठाओं और अफगानों के बीच हुआ था। पानीपत की हार मराठाओं के महाविपदा के समान थी। उन्हें अपनी फौज के बेहतरीन आदमियों से हाथ धोना पड़ा और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। सबसे बढ़कर उनकी हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दे दिया। जब मराठा हार गए तब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भाई वो तो कर ही रही थी, जगह जगह अपना व्यापार, तो वो भाई व्यापार के जरिए आई और कब्जा कर लिया। अफगानों को भी अपनी जीत से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। ना अफगान राज कर पाए, ना मराठा राज कर पाए। फाइनली क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश आए और उन्होंने राज किया। अतएव इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। 17 वर्षीय माधव राव 1761 में पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। 11 सालों की छोटी अवधि में उसने मराठा साम्राज्य की खोई किस्मत को वापस लौटा लिया। उसने निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए मजबूर किया, रोहेलों को हराकर और राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा किया। मराठे 1771 में बादशाह शाह आलम को दिल्ली वापस ले आए। बादशाह उनकी पेंशन भोगी बन गया। इस प्रकार लगा कि उत्तर भारत पर मराठों का प्रभुत्व फिर से कायम हो गया। लो, ये फिर से उठ खड़े हुए। तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, उसमें मराठाओं की बहुत ज़बरदस्त हार हुई। उसके बाद उस समय जो पेशवा था वो मारा गया। 25,000 सैनिक, 25-30 हज़ार के आस ज़्यादा ही मरे होंगे सैनिक, तो खैर चलो जो डाटा है वो मारे गए सैनिक। उसके बाद जब मराठा शक्ति, जब इतने सारे लोग मर गए, उनका भाई जो था वो उनकी मदद के लिए आ रहा था, वो रास्ते में उसने खबर सुनी कि सब खत्म हो गया, वो भी जल्दी निपट लिए। उसके बाद में जब मराठा बिल्कुल ही त्रस्त होने लगा, तब 17 वर्षीय माधवराव फिर से गद्दी पर बैठे, पेशवा बने। और वो एक अच्छे प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता थे। उन्होंने बहुत छोटी अवधि के अंदर ही, 11 साल की अवधि में ही, अपनी जो खोई हुई ताकत थी उसको वापस हासिल कर लिया। किंतु मराठों को एक धक्का फिर लगा। माधवराव 1771 में क्षय रोग से मर गया, टीबी हो गई थी उन्हें। तो 1771 में जब उन्हें टीबी हो गई, अब मराठा साम्राज्य अस्त व्यस्तता की स्थिति में पहुंच गया। जब इन्होंने अपनी खोई हुई शक्ति वापस ली, फिर बाद में ये मर गए। इनकी मृत्यु के पश्चात जो मराठा साम्राज्य है उसका फिर से पतन स्टार्ट हो गया। काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी। पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधव राव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हो गया। वही दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। नारायण राव 1773 में मारा गया। उसकी जगह पर मरणोपरांत जन्मा उसका पुत्र सवाई माधवराव आया। निराश होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया, जो रघुनाथ राव था, जो दो भाई लड़ रहे थे, और उनकी मदद से उसने सत्ता हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ।
अंग्रेज यही तो चाह रहे थे, निराश होकर तुम उनके पास जाओ, रोते हुए जाओ, तो बस कंधा लेके बैठे, आओ कंधे पे सिर रख के सो रो लो। उसके बाद तो उन्होंने फिर क्या क्या किया। 15 अगस्त को हम मनाते हैं और याद भी करते हैं। आज भी उसकी छवि कहीं ना कहीं क्या पूरी छवि है आज भी देश पर। पेशवा की सत्ता अब कमज़ोर होने लगी। पुणे में सवाई माधव राव के समर्थकों और रघुनाथ राव के पक्षधारों के बीच लगातार षड्यंत्र चल रहे थे, वही एक दूसरे की लड़ाई। सवाई माधव राव के समर्थकों का नेता नाना फडणवीस था। इस बीच बड़े मराठा सरदार अपने लिए उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम करने में लगे थे। वे शायद ही कभी पेशवा के साथ सहयोग करते थे। उनमें सबसे प्रमुख थे बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर का सिंधिया। उन्होंने मुगल प्रशासन के डर्रे पर नियमित प्रशासन कायम किए थे और उनके पास अपनी अलग फौजें थीं। पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा अधिक से अधिक नाम के लिए होती थी। उन्होंने पुणे में विरोधी गुटों का साथ दिया और मराठा साम्राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें की। तो इनकी भी वही स्थिति हुई जो हमने अभी देखा, जो हर राज्य की हुई, कि आपसी मतभेद, आपसी फूट, और अंग्रेज आकर बंदर मार्ट की तरह सब कुछ लूट कर ले गए। उत्तर के मराठा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महजादी सिंधिया था। जो उत्तर के मराठा शासक थे, महजादी सिंधिया, उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी कर ली थी और आगरा के पास शस्त्र निर्माण के कारखाने भी स्थापित कर लिए और 1784 में बादशाह शाह आलम को अपने वश में कर लिया। उसके कहने पर बादशाह ने पेशवा को अपना नायाब ए गुनायब बनवाया। शर्त यह थी कि महादजी पेशवा की ओर से काम करेगा, मगर उसने अपनी शक्ति नाना फडणवीस के खिलाफ साजिशें करने में लगाई। वह इंदौर के होलकर का भी बड़ा कटु शत्रु था। वह 1794 में मारा गया। देखो, इनका अंत 1794 में हो गया। अभी हमने ये पढ़ा कि इंदौर के होलकर का कटु शत्रु था, मतलब कि गायकवाड़, होलकर, ये मतलब आपस में ही लड़ रहे थे। ठीक है, आपस में ही लड़ रहे थे, उसके जो अलग अलग इलाके जो उसने कब्जाए थे। तो नाना फडणवीस उन महान सैनिकों और राजनेताओं की परंपरा की आखिरी कड़ी थे जिन्होंने मराठा शक्ति को 18वीं सदी के उसके उत्कर्ष पर पहुंचाया था। मराठा शक्ति 18वीं सदी में जो अपने पीक पर थी, उसकी आखिरी कड़ी थे ये नाना फडणवीस। सवाई माधवराव 1795 में जब मर गया, उसकी जगह रघुनाथ राव के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय ने ले ली। तब तक अंग्रेजों ने भारत में अपने आधिपत्य के प्रति मराठाओं को चुनौतियां खत्म करने का फैसला कर लिया था। अंग्रेजों ने अपनी चतुर कूटनीति के द्वारा आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया और दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध क्रमशः 1803 से 1805 और 1816 से 1819 में उन्हें हरा दिया, मराठा को हरा दिया। अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रहने दिया, मगर पेशवा वंश को समाप्त कर दिया। समझ रहे हैं? आपस में ही लड़ते रहे और अंग्रेजों ने सबको ठिकाने लगा दिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को नियंत्रित करने और देश के बड़े हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मराठों का सपना साकार नहीं हो सका। मुगल साम्राज्य को नियंत्रित करने का सपना भी नहीं हो, काफ़ी हद तक इन्होंने नियंत्रित किया मुगल साम्राज्य को, लेकिन एक होता पूरे भारत में मराठा का कब्जा, वो सपना साकार नहीं हो पाया इनका। मूल कारण यह था कि मराठा साम्राज्य उसी पतनोन्मुख समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधि था। दोनों एक ही प्रकार की अंतर्भूत कमजोरियों का शिकार थे। मराठा सरदार बहुत कुछ बाद के मुगल सामंतों की तरह थे, जैसे सरजामी व्यवस्था जागीर की मुगल प्रणाली के समान थी। जब तक एक केंद्रीय सत्ता और एक सामूहिक शत्रु मुगलों के विरुद्ध पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता थी, तब तक वे किसी न किसी तरह से एक सूत्रबद्ध रहे, किंतु कोई भी अवसर मिलते ही उन्होंने अपनी स्वायत्तता का दावा करने की कोशिश की। यही सेम चीज़ तो मुगलों के समय पे हुई थी। जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति की सर्वोच्चता पर था, औरंगजेब के मरने के बाद में सभी लोग टूटने फूटने लग गए थे, इधर उधर भागने लग गए थे, अपना ये मैं अपना स्वतंत्र हूँ, मैं अपना स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, और सभी लोग फिर एक दूसरे से लड़ने लग गए थे और मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया।
यही सेम चीज़ मराठाओं के साथ हुई। उनके साथ भी यही हुआ। खैर बहरहाल, चाहे वह जो भी हों, मुग़ल सामंतों की अपेक्षा कम अनुशासित थे मराठा लोग। डिसिप्लिन की कमी थी उनके अंदर। मराठा सरदारों ने एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया। कोई नई अर्थव्यवस्था डेवलप करें तो कोई नहीं, बस जो पुराना चलता हुआ आ रहा वही। ना वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में सफल हो पाए। उन्होंने व्यापार और उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनकी राजस्व प्रणाली और प्रशासन मुगलों जैसे थे। मुगलों की तरह ही मराठा शासक भी लाचार किसानों से राजस्व वसूल करने में ही मुख्य रूप से दिलचस्पी रखते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने भी आधा कृषि उत्पादन कर के रूप में लिया। आधा कृषि उत्पादन मतलब 50% तो तुम टैक्स दे दो हमें। मुगलों के विपरीत वे महाराष्ट्र से बाहर की जनता को सही प्रशासन देने में भी विफल रहे। मुगलों की तुलना में वे भारतीय जनता में निष्ठा की भावना को अधिक मात्रा में नहीं जगा सके। उनका अधिकार क्षेत्र भी केवल बल पर ही आधारित था। उदीयमान ब्रिटिश सत्ता की मुकाबला मराठे केवल अपने राज्य को एक आधुनिक राज्य के रूप में रूपांतरित करके ही कर सकते थे। वे ऐसा करने में असफल रहे। कह रहा है कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अगर हमें मुकाबला करना है तो अपने राज्य को एक आधुनिक राज्य में रूपांतरित करो, एक करो यूनिटी लाओ, डेवलपमेंट। वो ऐसा कर ही नहीं पाए तो हार गए। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मराठा साम्राज्य कितना शक्तिशाली हुआ। सबको खदेड़ा उसने, सबको मारा, लेकिन आंतरिक फूट, आपसी लड़ाई, इस तरह की मतलब आपसी मतभेद वगैरह वाली षड्यंत्रों वाली राजनीति से ये भी नहीं बच पाए। जब इनके शक्तिशाली राजा मर गए उसके बाद में वही आंतरिक युद्ध चालू हो गया कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। फिर कोई राजा नहीं बना, फिर राजा बने ब्रिटिश। खैर, लोगों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, ये क्या है जी? 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की मांग, अफसरों के अत्याचार, सामंतों, लगान के ठेकेदारों और जमींदारों की धन लिप्सा को, लूट खसोट, प्रतिद्वंदी सेनाओं के आक्रमण और प्रत्याक्रमण और देश में फिरने वाले अनगिनत दुस्साहसकों की लूटपाट से जनजीवन बिल्कुल दयनीय हो गया था। जो उस समय का भारत है, लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी कि 18वीं सदी में क्या था, भैया अगर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति कर ही नहीं पाया। लोग बाग सिर्फ आपस में लड़ रहे थे कि बस क्या ही बताऊं कि मैं राजा हूं और मैं राजा हूं। मुझे राजा बनाओ और मुझे राजा बनाओ। पूरे 100 साल तक, चाहे मुग़ल हों, चाहे जो है सिख हों, जाट हों, मराठा हों, राजपूत हों या कोई भी हों, सभी लोग आपस में इसी तरीके से बस लड़ मर रहे थे कि मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना। और इन्होंने 100-150 साल ऐसे ही ख़त्म कर दिए, सब बर्बाद कर दिया। और उसके बाद में ब्रिटिश लोगों ने, कब बाद में सभी को पता ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। उन दिनों का भारत विषमताओं का भी देश हो गया। विषमताएं आ गई भारत में। अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत समृद्धि और धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी। एक तरफ भोग विलास में डूबे धनी और शक्तिशाली सामंत थे, दूसरी ओर पिछड़े, उत्पीड़ित और पिछड़े किसान थे जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे। अरे ये तो 2026 के जैसी बात बता रहा है जो आज के देश में, आज की डेट में स्थिति चल रही है। ऐसा ही हो रहा है आज भी। और उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों और अन्याय को सहना पड़ता था। इतना होने पर भी भारतीय जनता का जीवन सब मिला जुलाकर उतना खराब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में 100 वर्षों के से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हो गया। मतलब जीवन तो खराब था, लेकिन जो ब्रिटिश के समय पे खराब था उसकी तुलना में कम खराब था। 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई जड़वत थी। सदियों से उत्पादन के तकनीक ज्यों के त्यों थी, कोई भी मतलब डेवलपमेंट लेकर ही नहीं आए। कृषि किसान मतलब कृषि लोग
किसान लोगों के लिए या अपनी खेती को और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, कृषि डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं लेकर आए, विज्ञान वगैरह कुछ नहीं, बस लड़ो मरो, मुझे राजा बनाओ, मेरी पूजा करो, यही सब चलता रहा। किसान तकनीकी पिछड़ेपन से उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। वस्तुतः उसने उत्पादन के क्षेत्र में करिश्मे दिखाए, उसे आम तौर से जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुर्भाग्यवश उसे अपने परिश्रम के फल नहीं मिल पाते थे, क्योंकि 50% टैक्स तो वो ले रहे थे ना मराठा, और उससे पहले मुगल भी सेम यही काम। सभी ने किसान, भाई किसानों की स्थिति तो शुरुआत से लेकर और आज भी देख लो दयनीय ही है। यद्यपि उसके उत्पादन पर ही शेष समाज निर्भर था, तथापि उसका अपना पारितोषिक अत्यंत अपर्याप्त था। राज्य जमींदारों, जागीरदारों और लगान के ठेकेदारों ने उससे अधिकतम रकम उगाने की कोशिश की किसानों से। यह बात जिस हद तक मुगल साम्राज्य के लिए सही थी, उतनी ही हद तक मराठा या सिख सरदारों के लिए, मुगल राज्यों के अन्य उत्तराधिकारियों के लिए भी सस्ती थी। देखा, वही कह रहा है कि सभी ने, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे कोई भी हो, सभी ने किसानों का तो शोषण ही किया। यद्यपि भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे और बाहर से थोड़ा सा ही आयात करते थे तथा संचार के साधन पिछड़े हुए थे, इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासनकाल में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। देखो, कम्युनिकेशन भले ही ठप हो, भले ही पिछड़ा हुआ हो, उसके बावजूद भी एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासनकाल में बहुत बड़े पैमाने पर जो है बिजनेस हुआ करता था। भारत फारस की खाड़ी के इलाके से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवाएं और शहद, चीन से चाय, चीनी मिट्टी और रेशम, जैसे मतलब जितने भी चीज़ें हैं, चीनी मिट्टी, रेशम, चाय, वो चीन से। तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टिन, इंडोनेशियाई द्वीपों से मसाले और इत्र, शराब और चीनी, अफ्रीका से हाथी के दांत और दवाएं और यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और सीसा जैसी वस्तुएं और कागज का आयात किया करते थे। कागज का आयात यूरोप से हो रहा है, यूरोप से, ठीक है। ऊनी कपड़ा यूरोप से, तांबा, लोहा, सीसा और कागज का आयात यूरोप से कर रहे हैं, ठीक। भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे और उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च तथा अन्य मसाले, रत्न और औषधियां भी निर्यात करता था। क्योंकि भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादनों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। दूसरी ओर उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के लिए विदेशों में नियमित बाजार था। मतलब भारत के अंदर सभी चीज़ें अपने खुद से हाथों से बनाई जाती थी, स्वावलंबी लोग थे, तो भारत में आयात बहुत कम होता था, निर्यात ठीक ठाक हो जाता था। विदेशों में नियमित बाजार लगते थे भारत की वस्तुओं के, भारत के कृषि उत्पादों के। फलस्वरूप उसका निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। विदेश व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। असल में भारत बहुमूल्य धातु के खजाने के नाम से जाना जाता था। बहुमूल्य धातु के खजाने भारत में बहुत मिलते थे, जैसे सोने की चिड़िया, बहुत पैसा था भारत में, बहुत, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि भाई 18वीं सदी में गैर उपनिवेशवादी दौर में भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद रहे। भाई इतिहासकार, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, उनके जो लिखावट है या उस समय के बारे में जो लिखा वो मैच नहीं हो रहा, काफ़ी मतभेद रहे। इस विषय पर मुख्य दृष्टिकोण इस प्रकार है कि 18वीं सदी के दौरान लगातार लड़ाइयाँ और अनेक इलाकों में कानून और व्यवस्था भंग हो जाने से देश के आंतरिक व्यापार को हानि पहुंची। अनेक व्यापारिक केंद्रों को सत्ता के दावेदारों और विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट लिया। अनेक व्यापारिक मार्ग डाकुओं के संगठित दलों से भरे हुए थे।
व्यापारी और उनके काफिले लगातार लूटे जाते रहे। यहाँ तक कि दो शाही शहरों दिल्ली और आगरा के बीच सड़क भी लुटेरों से सुरक्षित नहीं थी। शाही शहरों दिल्ली और आगरा के बीच भी सड़क पर लुटेरे ही लुटेरे थे। यही नहीं, स्वायत्त प्रांतीय सरकारों और असंख्य स्थानीय सरदारों के उदय के साथ सीमा शुल्क की चौकियां भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ गई। सीमा शुल्क समझ रहे हो, टोल टैक्स उस समय का एक तरह का टोल टैक्स। हर छोटे बड़े शासक ने अपने इलाकों में आने वाली तथा उनसे गुजरने वाली वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करी। इन सब कारणों का लंबी दूरी वाले व्यापार पर नुकसानदेह असर पड़ा। सामंत ही विलास की वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। विलास की वस्तुओं का ही व्यापार होता था, शराब वगैरह ये सब चीज़ें। सामंतों के गरीब होने से आंतरिक व्यापार को भी धक्का लगा। दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि राजनीतिक परिवर्तनों तथा आंतरिक व्यापार संबंधी झगड़ों को प्राय बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। विदेश व्यापार पर इसका असर भी जटिल और अलग अलग तरह का था। जहां समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ, वहीं फारस और अफगानिस्तान के रास्ते होने वाला व्यापार अस्त व्यस्त हो गया। जिन राजनीतिक कारकों ने व्यापार को धक्का पहुंचाया, उन्होंने शहरी उद्योगों को भी बुरा प्रभाव डाला। जब व्यापार ठंडा हो जाएगा तो जो शहरी उद्योग हैं उस पर भी तो बराबर प्रभाव पड़ेगा। अपने समृद्ध शहरों, उन्नत उद्योगों के केंद्रों को लूट लिया गया। अनेक जो मतलब लूटपाट बहुत होने लगी, उन्हें नष्ट कर दिया गया। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा, पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लाहौर और दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, ठीक है। आगरा को जाटों ने, सूरत और गुजरात के अन्य शहरों तथा दक्कन को मराठों ने, सरहिंद को सिखों ने लूटा। यह सिलसिला चलता रहा और चलता रहा। देखिए, आप इतिहास को हम उठाकर देखें तो सभी लोग लूट मार करने में लगे हुए हैं। जब ये दुनिया बनी होगी तब इसी आधार पर बनी होगी कि जिसमें ताकत है, जो शक्तिशाली है, सिर्फ वही राज करेगा, वही आगे तक सरवाइव करेगा। देखते हैं, चलिए। इसी प्रकार कहीं कहीं सामंत वर्ग और दरबार की जरूरतों को पूरा करने वाले दस्तकारों को अपने संरक्षकों की धन दौलत में कमी आने के कारण क्षति पहुंची। इससे आगरा और दिल्ली जैसे नगरों का पतन हुआ। आंतरिक और विदेश व्यापार में गिरावट ने भी उन्हें देश के कुछ हिस्सों में धक्का पहुंचाया। इसके बावजूद देश के अन्य भागों में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के क्रियाकलापों के कारण यूरोप के साथ व्यापार बढ़ने के फलस्वरूप कुछ उद्योगों ने उन्नति की। बहरहाल, नए दरबारों और नए सरदारों के आविर्भाव के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे नगरों का उदय हुआ। इससे दस्तकारी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। चलिए, इससे आगे का मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बदलाव करना हो या कुछ और चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए। बहरहाल, अभी थोड़ा बजट नहीं है वो बड़ा वाला बोर्ड ला के, वरना तो मैं खुद वहीं ऐसे पूरी मतलब उसमें PDF चला के तब पढ़ाने की कोशिश करता। शायद कुछ और बेहतर आउटपुट मेरी तरफ से निकल पाती और शायद कुछ और बेहतर आपको भी समझ में आ पाता। खैर, बहरहाल, जैसा कि हमने इस वीडियो की इन वीडियोज़ की शुरुआत में, इस सीरीज़ की शुरुआत में कहा था कि ये वीडियोज़, इनका उद्देश्य है जल्दी से जल्दी इस किताब को ख़त्म करना और रिवीजन करना। रिवीजन इसका उद्देश्य है। एक एक लाइन को हम यहाँ से पढ़ते हो जाएंगे, लेकिन एक ही लाइन पर हम 10-12 मिनट ख़राब करेंगे तो एक किताब नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक एक लाइन को हम यहाँ पढ़ते हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स में ये डर रहता है कि भाई कहीं कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए, कोई लाइन छूट ना जाए। लेकिन यहाँ हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उससे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। आप देख रहे होंगे जो भी इससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने ये किताब पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ी है। उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।